जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय आपका 6 जिसका नाम है न्यायपालिका। जिसमें अभी तक हमने ये जान लिया है और इस बात को भी समझ लिया है कि एक देश के लिए उस देश की न्यायपालिका का स्वतंत्र होना कितना जरूरी है और उस देश के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वतंत्र तरीके से होनी कितनी जरूरी है और उन्हें इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि उनकी नौकरी खतरे में नहीं है। समझ में आई बात? और आपने ये भी जान लिया कि आपके देश की न्यायिक संरचना क्या है ना? ये भी जान लिया आपने। आपने ये भी जान लिया कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस प्रकार के केसों पर काम करता है, ये भी जान लिया आपने। आपने ये भी जान लिया कि न्यायिक सक्रियता क्या है। आपने ये भी जान लिया कि आपकी न्यायपालिका के पास किस प्रकार के अधिकार हैं। अब आज हम चल रहे हैं उस चीज को समझने जो न्यायपालिका और संसद के बीच में डिस्प्यूट के कारण बनते हैं। देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके अधिकारों पर खतरा कौन डालता है। आपके अधिकारों पर खतरा डालने का काम आपके नेतागण करते हैं। आपके नेतागण ही आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं। तो न्यायपालिका आपके अधिकारों को किससे बचाती है? इन नेताओं से। और ये नेता बैठते कहां हैं? संसद में और राज्यों की विधान सभाओं में, है ना? हमारे देश में दो प्रकार की विधायिका है, एक है राष्ट्रीय विधायिका और एक है राज्य विधायिका। इतना जानते हो ना? अच्छे से फैमिलियर। तो आज हम चल रहे हैं इन्हीं डिस्प्यूट्स को समझने कि संसद और विधायिका के बीच, संसद और न्यायपालिका के बीच में क्यों डिस्प्यूट होता है और वो कौन कौन से डिस्प्यूट है जिन्होंने न्यायपालिका और संसद को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं उन सभी डिस्प्यूट्स के बारे में जो इनको बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। आइए सुनिएगा। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनर्वालोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां, इनको भी सम्मिलित कर लिया गया है। पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां न्यायिक पुनर्वालोकन के बाहर थी, अब न्यायपालिका ने इन विषयों को भी न्यायिक पुनर्वालोकन में सम्मिलित कर लिया है। ये कहा है कि न्याय के आगे सब एक समान है, कोई बड़ा नहीं है। न्याय के समकक्ष सब बराबर है, चाहे वो इस देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो। अगर वो भी कुछ गलत करेगा तो उस पर भी दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। समझ में आई बात? तो उसकी शक्तियों को भी न्यायिक पुनर्वालोकन में सम्मिलित कर लिया है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए, जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई को निर्देश दिए कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं। तो ये सारी चीजें न्यायपालिका तभी कर पाई जब उसने अपनी शक्तियों को सही ढंग से समझा और जाना कि भाई मेरा काम इस देश की जनता को न्याय देना है और अगर कोई भी इस देश की जनता के अधिकारों के साथ अन्याय करेगा तो वो कोई भी क्यों ना हो उसे दंड दिया जाएगा। इस देश के धन के साथ, इस देश की संप्रभुता के साथ, इस देश की अखंडता के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो वो कोई भी क्यों ना हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे दंड जरूर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है।
भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। कार्यों को संविधान ने बहुत अच्छे से बांट रखा है तीनों संस्थाओं के बीच में, फिर भी डिस्प्यूट होता रहता है। क्यों? क्योंकि तीनों का काम एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब भाई कानून की संवैधानिकता जांचने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो अगर वो उसमें कुछ भी असंवैधानिक पाएगी तो उस कानून को रद्द करेगी। तो इससे किसकी प्रतिष्ठा पर प्रहार होगा? सीधी सीधी विधायिका की प्रतिष्ठा पर प्रहार होगा कि मैंने इतने अच्छा कानून बनाया और आपने इसको रद्द कर दिया। किस आधार? तो फिर न्यायपालिका बताएगी कि इसमें संवैधानिक त्रुटि थी जिस कारण से मैंने इसको रद्द कर दिया। सीधी बात, नो बकवास। समझ में आई बात? सीधी बात, नो बकवास। आप बात समझिए। तो ये है, तो इन तीनों के बीच में आपकी इन तीनों संस्थाएं, आपकी कार्यपालिका, आपकी विधायिका और आपकी न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये ट्राइंगल है। ये क्या है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भाई, ट्राइंगल ये होता है, ये पावर के 3 ट्राइंगल्स है और ये जब तक एक दूसरे को जोड़ेंगे नहीं तब तक ताकत सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। सर्किट ही नहीं बन पाएगा। तो ना चाह कर भी इनके बीच में आपसी मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पावर को चेक एंड बैलेंस करती रहती हैं। इनका काम ही है एक दूसरे की पावर को चेक एंड बैलेंस करना। इनका दायित्व है ये। समझ में आई बात मेरी? इनका काम और कर्तव्य ही है इनकी पावर को चेक एंड बैलेंस करना। चेक एंड बैलेंस करते हुए ये तीनों संस्थाएं देश को संचालित करने का काम करती हैं। ये तीनों संस्थाएं देश को आगे बढ़ाने का और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम करती हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझो पीयूष। अगर ये बात नहीं समझ पाए बेटा आप, तो फिर आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इन तीनों संस्थाओं को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस देश की राजनीति को ही नहीं समझ पाएंगे। यही 3 संस्थाएं इस देश को चलाने का काम करती हैं। संविधान ने इन्हीं तीनों संस्थाओं को इस देश को सौंप दिया है कि इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आप ही तीनों के कंधे पर है। आप तीनों ही इस देश के कर्ता धर्ता हैं। समझ में आई बात? इन तीनों संस्थाओं के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा देश टिका हुआ है। और अगर इन तीनों को आपने नहीं समझा तो आप कुछ नहीं समझ पाए पीयूष। ये जान लो, कुछ नहीं समझ पाओगे। तो मेरे भाई, इन तीनों संस्थाओं को बहुत अच्छे से घोट कर पी लो और इसके साथ चुनाव आयोग को, चुनावी प्रक्रिया को घोट के पी लोगे तो आपको पेपर में कोई भी 1 नंबर से दूर नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार वाले अध्याय को, ये 5 चैप्टर आप अच्छे से घोट के पी लोगे ना, आपके पूरी किताब, दोनों किताबों की मैं गारंटी ले रहा हूं, एक भी चैप्टर आपसे मिस आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले चैप्टर हैं। ठीक है, आगे सुनना। हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। आइए इसे एक बार फिर दोहरा ले। आपको पता होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार एक समय पर हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार के कारण भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सरकार को बहुत ज्यादा चुनौती आ रही थी, जिस कारण से
भारत सरकार ने संपत्ति के अधिकार को संशोधित करके मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया था। तब न्यायपालिका और संसद के बीच में एक लंबी भिड़ंत चली थी, जिसे हम केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? जिसे हम केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं। उस केस से भारत के संविधान की आधारभूत ढांचे को पनपाया था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भारत के संविधान में आप कितने भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचे में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। भारत के संविधान का एक आधारभूत ढांचा है और उस आधारभूत ढांचे में आप किसी भी कीमत पर बदलाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी पक्का आओगे? सुन, संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भूमि सुधार को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये डिस्प्यूट खड़ा होता है, जिसे प्रमुख तौर पर केशवानंद भारती केस के जाना जाता है। ठीक है, आगे सुनो। निजी संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित बिंदु थे। क्या थे? निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है? मौलिक अधिकार को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है? संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है? क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबद्ध करे? समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये डिस्प्यूट का कारण बनता है। किसके किसके बीच में? न्यायपालिका और संसद के बीच में। और इस केस को किस केस के नाम से जाना जाता है? केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है। आगे सुनो। 1967 से 1973 के बीच यह विवाद काफी गहरा गया। भूमि सुधार कानून के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसीलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोच्चतम उदाहरण है। तो आज ये बात जान लीजिए कि संविधान में क्या मूल ढांचे का विषय है और क्या नहीं है। ये निर्धारित करने का दायित्व तो सिर्फ किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और कोई भी इस चीज को नहीं डिसाइड कर सकता कि क्या मूल ढांचे का विषय है और क्या नहीं है। आप चाह कर भी भारत के संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कौन? संसद। तो यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। किसके किसके बीच में? न्यायपालिका और संसद के बीच में, क्योंकि संसद के पास है संविधान में संशोधन करने की शक्ति, लेकिन न्यायपालिका उस पर एक सीमा रेखा खींचता है कि आप मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और क्या विषय मूल ढांचे का विषय है, यह निर्धारित करने का दायित्व तो मेरा है, क्योंकि मेरे पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। समझ में आई बात? तो इसलिए जब तक मैं ना बताऊं
कि ये मूल ढांचे का विषय है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, खास करके मूल ढांचे के विषयों में। ठीक है, आगे सुनो। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद की प्रकृति ही बदल दी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 1989 में हटा दिया गया और इससे शासन के दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायपालिका की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहते हैं। इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधान सभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई गई। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें अनेक विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। तो ये आप जान लीजिए कि संसद और न्यायपालिका के बीच में अभी भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये है कि देखो, संसद के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। अब मान लो संसद में ही किसी सदस्य के साथ कुछ गलत कर दिया जाए तो क्या वो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो एट ए टाइम वो नहीं जा सकता। वो सिर्फ संसद में हुई दुर्घटना के लिए, संसद में हुई उसके साथ अन्याय के लिए वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास ही जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के पास ही जा सकता है जिस सदन में उसके साथ गलत हुआ है। जैसे एक थे ना जिनको भाजपा के एक सांसद ने गालियां बकी थी, रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली को भरी संसद में अपशब्द बोले थे, लेकिन क्या रमेश भिदोड़ी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने उस प्रकार से कार्रवाई की थी? कदापि नहीं की थी। इतने अभद्र शब्दों को बोलने के बावजूद पर उन पर उस प्रकार की दंडनीय कार्रवाई नहीं की गई थी जो की जानी चाहिए थी। समझ में आई बात? तो इस चीज के लिए दानिश अली न्यायपालिका नहीं जा पाए क्योंकि ये प्रावधान नहीं है। तो ये कहा जाता है कि ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर संसद किसी के साथ कुछ गलत कर रही है तो उसके पास एक विकल्प होना चाहिए न्यायपालिका में जाने का, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं है और संसद इसे अपने अधिकार के विरुद्ध मानती है कि नहीं, ये अधिकार न्यायपालिका को नहीं मिलना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में ये अधिकार न्यायपालिका को नहीं मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। समझ में आई बात? तो दोनों इन तीनों संस्थाओं के बीच में, यहां जब मैं कार्यपालिका शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मैं किस कार्यपालिका की बात कर रहा हूं? मैं राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहा हूं। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नौकरशाहों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं तो किन की बात कर रहा हूं? मैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद, और राज्यों में किसकी बात कर रहा हूं? मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद की बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? यहां पर मैं जब विधायिका की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूं। सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। समझ में आई बात? तो ये इनके बीच में डिस्प्यूट होना स्वाभाविक सी बात
है। इनके बीच में डिस्प्यूट का होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की पावर को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये कुछ बना रहा है कानून, तो उस कानून को संवैधानिकता के पटल पर जांचने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की। न्यायपालिका उसकी संवैधानिकता जांचती है कि क्या ये संवैधानिक तौर पर उचित है या नहीं। इस चीज को जांचने की जिम्मेदारी उसकी है, तो और वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। समझ में आई बात? वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? पक्का? तो आज की क्लास और ये अध्याय यहीं आपका समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।